Okay, dear students, good evening. Today I have been late for 5 minutes क्योंकि थोड़ा इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स वो क्लास में थोड़ा सा लेट हो गया था। कोई नहीं, चलिए पहले मैं तो क्वेश्चन ही करता हूँ, कुछ भी कटौती नहीं करता। 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त सभा अभिनव भारत का गठन किसने किया था? जल्दी, बी फास्ट माय स्टूडेंट्स, समय कम है, काम ज्यादा है। मिस्टर अंकुर पूछिए उनसे। यस, बी डी सावरकर इज द करेक्ट आंसर, यू आर राइट। क्वेश्चन नंबर 2, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की तरफ आकृष्ट नहीं हुए, इसका मुख्य कारण क्या था? मतलब आपको बताया जा रहा है कि उग्रवादी आंदोलन के प्रति मुसलमान सामान्यतः आकर्षित नहीं हुए, तो उसका क्या कारण था? ए, मुसलमानों पर सैयद अहमद खान का प्रभाव होना, फिर उग्रवादी नेताओं का मुस्लिम विरोधी होना, फिर मुस्लिम शिक्षा के प्रति उदासीनता का भाव, और डी उग्रवादियों द्वारा हिंदू अतीत पर बल दिया जाना। अब ये 4 चॉइस आपका है, यूपीएससी का ही क्वेश्चन है। मैं स्टूडेंट इंटेलिजेंटली चूज करना, तुम लोग इंटेलिजेंट लोग हो। यस, दे आर करेक्ट। मुझे लग रहा था स्टूडेंट्स ब्रिलियंट है, पकड़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित घटनाओं को बढ़ते हुए कालक्रम में सजाइए। एक, अनुशीलन समिति की स्थापना। दूसरा, अलीपुर षड्यंत्र केस। तीसरा, गदर पार्टी की स्थापना। अब माय स्टूडेंट्स इसको कोड जरा सा मिलाइए तो जल्दी। कोड मिला? बी फास्ट मिस्टर अंकुर, इन्फॉर्म मी। आर यू कंफर्म? देखो, अनुशीलन समिति की स्थापना होगी 1905 में, अलीपुर षड्यंत्र केस होगा 1908 में, गदर पार्टी की स्थापना होगी 1913 में। तो इसका बनेगा 1, 2 और 3, ए बन जाएगा इसका, तो ए आंसर होगा माय स्टूडेंट्स। इसमें आप लोगों को डेट्स में थोड़ी दिक्कत हो गई होगी, कोई बात नहीं है। अनुशीलन समिति, अलीपुर षड्यंत्र केस और गदर पार्टी की स्थापना। अब चौथा, निम्नलिखित में कौन गदर पार्टी के संस्थापक थे? अभी तो गदर पार्टी मैंने पढ़ाई नहीं है, आज बताऊंगा। तो गदर पार्टी के कौन संस्थापक थे, अपनी तरफ से प्रयास करिए। जैसे इसमें है लाला हरदयाल है, भाई परमानंद है, सोहन सिंह भाकना है, जतिन मुखर्जी है। तो जरा कोशिश करिए क्या उत्तर निकलता है। अगर गलत हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी कभी क्वेश्चन गलत ही होना चाहिए, सारे क्वेश्चन को सही होने की आदत हो जाएगी। यूपीएससी फिर में आपको जब कुछ क्वेश्चन गलत होंगे तो आप उसको सहन नहीं कर पाएंगे, इसलिए कुछ गलत क्वेश्चन होने की भी आदत डालिए। मैक्सिमम ए है। यस, करेक्ट किया आप लोगों ने। 1, 2, 4 लाला हरदयाल है, भाई परमानंद है, सोहन सिंह भाकना है। यस, यू आर करेक्ट। अब वर्ष 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? वर्ष 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? ए, लॉर्ड मिंटो द्वारा भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का प्रवेश कराना। बी, ब्रिटिश शासन के प्रतिरोध के मुद्दे पर उदारवादी तथा उग्रवादियों के दृष्टिकोण में मौलिक मतभेद। सी, मुस्लिम लीग की स्थापना। डी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित हो सकने में अरविंदो घोष की असमर्थता। मैं स्टूडेंट्स चूज करिए, ये भी यूपीएससी का क्वेश्चन है। यस, you are correct, B is the correct answer. B is the correct answer. Yes my students, you have solved at least 4 questions out of 5. Possibly in one question you have committed some mistake, but some of you might have solved all the 5 to 5 questions, I think some of them. Is it okay? Good, very well performance. अब हम आते हैं जहां पर हमने छोड़ा हुआ था आपके बहस को, वहीं से आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हमने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में राष्ट्रवाद की प्रगति में हमने होम रूल आंदोलन, यही आपको बताया था कि एक होम रूल आंदोलन है, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद है।
और युवा वर्ग में जागृति है और किसानों में जागृति है, संप्रदायवाद की प्रगति है। तो आप लोगों ने यहाँ पर भारतीय राष्ट्र प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव में देखा कि प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को अपने ढंग से प्रोत्साहन दिया। प्रथम विश्व युद्ध में आपको सूचना यह मिलेगी, इस युद्ध के दरमियान पहले तो आयरलैंड से होम रूल लीग की मैं होम रूल आंदोलन तो मैंने पिछले क्लास में आपको डिस्कस कर दिया था कि कैसे तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट ने अलग अलग होम रूल बनाया और इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। फिर दूसरी चीज आती है इसमें, वह मैंने आपको बताया था होम रूल आंदोलन के अलावा गदर आंदोलन। अब ये गदर आंदोलन क्या था? तो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद, देखो प्रथम विश्व युद्ध के समय एक बार क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का पुनरुत्थान हुआ। पुनरुत्थान होने की वजह यह थी कि देखिए, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो इधर ब्रिटिश का ध्यान आंतरिक बातों से बाह्य बातों की ओर चला गया। तो भारत के अंदर जो पुलिस थी उसका भी ऑब्जर्वेशन थोड़ा कम हो गया, क्योंकि युद्ध के माहौल में अब बाहर की तरफ ब्रिटिश का ध्यान ज्यादा था। और फिर यह भी हुआ कि चूंकि ब्रिटिश सेना बाहरी बॉर्डर पर चली गई तो अंदर में उनका आंतरिक दबाव थोड़ा कम हुआ क्रांतिकारियों पर से। इतना ही नहीं, बल्कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय ब्रिटिश के बहुत सारे शत्रु राष्ट्र खड़े हो गए। तो अब क्रांतिकारियों को ऐसा लगने लगा कि शत्रु राष्ट्र से हमें सहायता मिल सकती है। तो शत्रु राष्ट्र से सहायता मिलने की उम्मीद उन्हें लगी। जैसे अफगानिस्तान से ब्रिटिश की, हाँ नहीं मेरे तुम्हारे कान में तो आवाज आ रही है। तो शत्रु राष्ट्र से मिलने की संभावना, सहायता मिलने की उम्मीद थी। जैसे अफगानिस्तान देखिए, तो अफगानिस्तान ब्रिटेन का शत्रु राष्ट्र था। तो अफगानिस्तान ब्रिटेन का शत्रु राष्ट्र था, तो अफगानिस्तान में राजा महेंद्र प्रताप जो एक भारतीय थे, उनको दो मुस्लिम नेताओं की सहायता मिली। एक था बरकतुल्ला और दूसरा था ओबैदुल्ला। उनकी सहायता से 1915 में अफगानिस्तान में उन्होंने काबुल में भारत की पहली स्वतंत्र सरकार की स्थापना की, भारत से बाहर। कभी कभी पीटी में पूछता जाता है तो ध्यान रखना। उधर भूपेन्द्र दत्त और योगेश चंद्र चटर्जी जैसे क्रांतिकारी थे, वो चले गए जर्मनी। और जर्मनी में ये जो जर्मन सरकार की सहायता से उन्होंने बर्लिन में इंडिया कमेटी की स्थापना की। बहुत सारे क्रांतिकारी थे जो अमेरिका में थे। जैसे अमेरिका में तुम देखोगे पहले ही 1913 में ही, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होने से पहले ही, वैसे कनाडा में थे जीडी कुमार वैंकूवर में, तो वो सक्रिय रहे थे। और कनाडा में और कनाडा में ही पश्चिमी तट पर रामनाथ पुरी थे जो सर्कुलर आजादी नामक पत्र का संपादन कर रहे थे। और लाला हरदयाल सोहन सिंह भाखना और भाई परमानंद ने 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में उन्होंने गदर पार्टी की स्थापना की थी। तो बहुत सारे क्रांतिकारी थे जो यहाँ वहाँ चारों तरफ सक्रिय थे। अब मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि वीडी सावरकर एक बहुत महत्वपूर्ण क्रांतिकारी हैं। आप लोगों को भी वीडी सावरकर के बारे में जिज्ञासा होगी तो उनके बारे में, जीवन के बारे में सुना दूं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले ही वीडी सावरकर का एक तरह से जो कैरियर का एक बहुत बड़ा भाग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले ही निकल चुका था उनका, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले ही वो पकड़े जा चुके थे। हुआ था ऐसा, घटना में बताता हूं। वीडी सावरकर को मिला था एक स्कॉलरशिप पर, वो गए थे लॉ पढ़ने लंदन। और लंदन में इंडिया हाउस जो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने स्थापित की थी, उस पर सावरकर का प्रभाव हो गया। और सावरकर बड़े ही मोटिवेटिंग व्यक्तित्व थे, किसी को बहुत जल्दी मोटिवेट कर लेते थे। उसी में मदन लाल धिंगरा नामक एक इंजीनियरिंग पढ़ने गया था लंदन में, उसको मोटिवेट करके उन्होंने ही मोटिवेटेड हिम, और उसने कर्जन वाइली की हत्या कर दी। तो फिर वो उसमें पकड़ा गया। तो वो घटना वहां हुई और बाद में उसको मृत्युदंड, फांसी हो गई। इधर क्या हुआ कि इधर नासिक का जिला कलेक्टर था वो मिस्टर जैक्सन, उसकी हत्या हो गई। और
उसमें इनके जो भाई थे बीडी सावरकर के, गणेश सावरकर, वो यहीं पर थे, रत्नागिरी में, मतलब महाराष्ट्र में ही थे। तो उन पर चार्ज आया। और क्योंकि पिस्टल क्या हुआ कि इन्होंने एक्चुअली, हुआ था ऐसा कि गणेश सावरकर को गिरफ्तार करके और गणेश सावरकर पर चार्ज करके और उनको भेज दिया गया था सजाए काला पानी। तो बीडी सावरकर को इस बात से बहुत कष्ट हुआ और फिर उसमें जैक्सन जिला कलेक्टर का भी हाथ था। तो उन्होंने कुछ इस तरह से हुआ कि जिला कलेक्टर जैक्सन की हत्या हो गई। उसमें कहा गया कि पिस्टल वहां से बाहर से भेजा गया उसकी हत्या के लिए, जिसमें बीडी सावरकर ने भेजा, मतलब इस तरह से इन पर चार्ज लगा तो इन पर ट्रायल शुरू हो गया उनके, मतलब मर्डर का 302, मतलब उन पर मुकदमा चल गया। तो पहले लंदन में ही वो गिरफ्तार हो गए और यहाँ पर जैक्सन की हत्या यहाँ हुई थी। तो लंदन से उनको शिप से इंडिया लाया गया। ये 1911 की बात है। तो 1911 में शिप में जो इंडिया पे आ रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने बड़े हिम्मत का काम दिखाया और जहाज से भागने की भी कोशिश की। तो उसमें बहुत पतले शरीर के थे और एक जो टॉयलेट था, टॉयलेट का जो कमोड था, उसी में उनका शरीर आराम से घुस सकता था। तो उन्होंने मैंने अपने कमोड और शरीर की नाप को उन्होंने देख लिया, पहले ही टेस्ट कर लिया, उसी में टॉयलेट गए और कमोड से उतरकर समुद्र में उतर गए। और जहाज तब तक किनारे पर आ गया था। तो किनारे, लेकिन तब तक कपड़े, कमोड में निकलने में उनको कपड़े सब खुल गए। तो एक तरह से वहां से उनको बिना कपड़े ही निकलना पड़ा। और वही किनारे पर गए तो किनारे पर वो स्लिपरी था, तो थोड़ा सा स्लिप भी कर गए। तब तक उधर वो शिप से उनको पीछा कर दिया। तो वो फिर शिप से उतरकर भागने लगे। उसमें पब्लिक मॉब उधर से आ रही थी, फ्रांस का जगह था। तो चूंकि नेकेड अवस्था में भी थे, तो उधर से चोर चोर करके हल्ला किया, तो एक भीड़ ने उनको पकड़ ली। तो फिर वो गिरफ्तार हो गए। तो यहाँ से उनको भेज दिया गया अंडमान निकोबार। उनको 2 बार लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला था। 2 बार लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब है कि 1960 में जेल से छूटते हो, उतनी बड़ी सजा हुई थी। तो वही जो 2000, जब वो 2 वर्ष के करीब 18 महीने करीब उसमें रहे, तो उनको बहुत जो सेल में रखा गया, स्पेशल सेल में रखा गया और बहुत टॉर्चर किया गया उनको। तो उन्होंने फिर मर्सी पिटीशन सरकार को दिया और एक के बाद दूसरा मर्सी पिटीशन देते गए। लेकिन बाद में उनको 1921 में फिर उनको अंडमान से लाया रत्नागिरी, फिर यहाँ के जेल में कुछ समय रखा 24 तक। फिर 24 में छोड़ा तो उनको 1937 तक रत्नागिरी में नजरबंद करके रखा कि रत्नागिरी में रहना है, यहाँ से कहीं जाना नहीं। तो रत्नागिरी में 1937 के बाद जब फ्री हुए तो हिंदू महासभा के सदस्य बन गए और हिंदू महासभा के अध्यक्ष बन गए। तो हिंदू महासभा के अध्यक्ष के पद पर चले गए। तो उनका लाइफ में एक दूसरा टर्निंग पॉइंट आ गया। इसीलिए बीडी सावरकर का व्यक्तित्व विवादास्पद हो गया कि वो क्रांतिकारी थे या हिंदू राष्ट्रवादी थे। तो इन्हीं दोनों के बीच उनका व्यक्तित्व बटा हुआ है। यही आज विवाद का कारण है। और जब भी उनके भारत रत्न की बात उठती है तो कई लोग इसी आधार पर विरोध करते हैं। तो यही मुद्दा है। आगे फिर हिंदुत्वा नाम 1923 में हिंदुत्वा नामक पुस्तक उन्होंने लिखी थी और फिर वो मतलब एक हिंदू राष्ट्र की बात करने लगे। तो उनमें एक हिंदू मिलिटेंसी आ गई। तो फिर उनके कैरियर का एक टर्निंग पॉइंट हो गया। तो खैर बीडी सावरकर के बारे में फिलहाल इतना ही जानिए। आगे मैं नेशनल मूवमेंट के क्रम में आपको बताऊंगा। यहां पर मैं आपको बताना चाहता कि बाकी जो क्रांतिकारी थे वो उस स्थिति से फायदा उठाया। जो क्रांतिकारी थे लाला हरदयाल और सैन फ्रांसिस्को में उन्होंने इस पार्टी, गदर पार्टी की स्थापना की। तो गदराइट काफी सक्रिय हुए और गदराइट, वहां के जो गदराइट्स थे उन्होंने पंजाब के गदराइट से संपर्क किया और दोनों गदराइट्स के बीच संपर्क हुआ। और फिर एक तिथि भी तय हुई 21 फरवरी 1915 को, जब पेशावर से लेकर चिटगांव तक जितने भी इंपॉर्टेंट साम्राज्यवादी संस्थान है उस पर हमला किया जाना था। सब कुछ तय हो गया। लेकिन तभी ये बात खुल गई। तो बात खुल गई तो सरकार ने धरपकड़ शुरू कर दी और धरपकड़ शुरू कर दी। सिंगापुर में कुछ छिटपुट विद्रोह हुए लेकिन कोई खास विद्रोह नहीं हो सके। 1915 तक क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को सरकार ने दबा दिया। लेकिन क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को भले ही दबा दिया जाए, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि क्रांतिकारी राष्ट्रवाद एक वैकल्पिक धारा के रूप में हमेशा रही। और जिस समय
राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा या कांग्रेस की राजनीति में शिथिलता आई तो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद ने लोगों में विरोध की चेतना को जगाए रखा और अभूतपूर्व बलिदान का उदाहरण देकर भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना को हमेशा जागृत किया। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की इस घटना ने ब्रिटिश को जरूर डरा दिया। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो रॉलेट एक्ट लाया जाएगा, जिसमें भारतीयों को मतलब बिना वारंट की गिरफ्तारी की बात की जाएगी, उस पर कहीं ना कहीं क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का ही प्रभाव है। तो एक धारा तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, जो कि देखो अब डेकेड बाय डेकेड बढ़ रहे हो, अब ध्यान कर लो, हमने पहले लाया आपको 1907 से 1914 तक, याद है? अब आप लोग 1914 से 1919 में आ रहे हो। तो 1914 से 1919 में आपका एक क्वेश्चन बनता है कि प्रथम विश्व युद्ध का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर प्रभाव। तो आप ध्यान कर लो, आप सिर्फ नहीं पर वैसे नहीं पढ़ रहे हो, आप इंटीग्रेटेड पढ़ रहे हो, आप एक से दूसरे को जोड़कर पढ़ रहे हो। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखना कि आपको इंटीग्रेटेड पढ़ना है, इंटीग्रेटेड समझना है, इंटीग्रेटेड काम करना है। तो दूसरी प्रवृत्ति हमने दिखाई वो है गदर या क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की। इसके अलावा अब किसानों में जागृति कैसे, युवा वर्ग का मोहभंग कैसे होगा? तो युवा वर्ग में मोहभंग ऐसे होगा कि पहले युवा वर्ग सोचते थे कि अरे ब्रिटिश पश्चिमी सभ्यता एक बहुत ही प्रगतिशील सभ्यता है, पश्चिम के जो लोग हैं वो काफी विकसित है और पश्चिम वह विकास के उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां बाकी महाद्वीप नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध के मध्य जब उन्होंने देखा कि इंसान इंसान को मार रहा है, एक दूसरे के विरुद्ध केवल गोलियां ही नहीं चल रही, लोग ही नहीं मर रहे, बल्कि एक दूसरे के विरुद्ध रासायनिक हथियार और जैविक हथियार तक उपयोग किए जा रहे हैं, युवा वर्ग में एक मोह भंग की स्थिति आई। उनको पश्चिम की श्रेष्ठता पर से विश्वास हिल गया। पश्चिमी सभ्यता पर जो उनको भरोसा था कि भाई पश्चिमी सभ्यता एक प्रगतिशील सभ्यता है, वो कहीं ना कहीं मतलब द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज ए डेवलप्ड सिविलाइजेशन, so their respect for the Western civilization was simply faded out, and their their praise for and their approach for the supremacy of Western civilization was simply shattered to pieces. And now they came to realize that in no way the Western civilization is the better to the Oriental or the Indian civilization and other civilizations. तो मतलब कहीं ना कहीं जो पश्चिमी सभ्यता की श्रेष्ठता की जो भावना थी, वो पश्चिमी सभ्यता की श्रेष्ठता की भावना को धक्का लगा। अब किसानों में जागृति कैसे आई वो बताना चाहता। जैसे देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में a major, or you can say a major contingent of Indian army was just sent to West and Europe, and they had to work on the different fronts. They were fighting on the different war fronts in France, in many other countries against Germany and so on. तो लगभग 10 लाख 1 मिलियन से अधिक सोल्जर्स भेजे गए और वो डिफरेंट मोर्चे पर लड़ रहे थे। मैं आपको बताऊं कि कई बार तो भारतीय सैनिकों ने बड़ा साहस दिखाया। जैसे जब वो जर्मन बॉर्डर पर लड़ रहे थे तो जर्मन लोग तो बिल्कुल ही आप कह सकते हो कि जर्मन लोग जो जर्मन सोल्जर्स थे वो नॉर्मली एक बेसिक जो वॉर डिसेंसी है उसका भी उपयोग नहीं करते थे, एंड दे आर नॉट गोइंग टू फॉलो द इवन द बेसिक वॉर नॉर्म्स। तो दे वर रेडी इवन टू यूज मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस एक रासायनिक हथियार होता है। तो सोल्जर्स के नाक में जो मस्टर्ड गैस लगते थे तो नाक में ब्लीडिंग होने लगती थी। उस समय इंडियन सोल्जर्स ने अपने रुमाल को भिगाकर और नाक पर रखकर उसके बाद वो फाइट करते रहे। तो इंडियन सोल्जर्स ने कई मोर्चे पर अपनी हिम्मत भी दिखाई। अब क्या हुआ कि बाहरी विश्व से उनका वास्ता पड़ा। सबसे बढ़कर जो ये सब सोल्जर्स थे उनको पश्चिमी सभ्यता की जो श्रेष्ठता का विश्वास था वो विश्वास को धक्का पहुंचा और वो पश्चिम की बहुत सारी नई नई असलियत से वाकिफ हुए। और जब वाकिफ होने के बाद जब रिटर्न हो के अपने देश में वापस आए, ये सब सोल्जर्स तो गांव से आए थे, आप समझ सकते हो, तो फिर अपने अपने गांव को वापस गए। तो गांव के चौपाल पर उनका स्वागत हुआ, क्योंकि आप समझ सकते हो
वैसे भी जो विदेश से आते हैं तो गांव में उनकी विशेष इज्जत आज भी होती है। और अब जबकि उस समय विदेश जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, और वह विदेश से आए थे, यूरोप से आए थे, और यूरोप के बारे में उनके पास बहुत सारी कहानियां थी, तो गांव के चौपाल पर उनका बहुत जमकर स्वागत हुआ। और उनसे पूछा गया, जब घटनाएं पूछी गई तो उन्होंने घटनाओं का जो वृत्तांत बताया, तो कुछ बढ़ा चढ़ाकर अपनी वीरता बताई, और पश्चिम वाले सोल्जर्स की कहानियों को मैंने उनको और छोटा करके दिखाया। तो किसानों में भी एक साहस हुआ कि हम लोग बेकार पश्चिम वालों से, हम बेकार साहब लोगों से डर रहे हैं, साहब लोग कोई हमसे मजबूत ज़्यादा नहीं है, साहब लोग हमसे कोई बेहतर नहीं है। तो कहीं ना कहीं किसानों में भी एक आत्मविश्वास आया कि हम भी साहब लोगों से टकरा सकते। अब साउंड ठीक है? तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगने लगा था कि भाई जो हमारा जो हम पश्चिम वालों से किसी मुद्दे पर कम नहीं है। तो किसानों में एक जागृति की भावना आई, और इसका सबसे बड़ा प्रमाण मिलेगा कि प्रथम विश्व युद्ध के शीघ्र बाद बहुत सारे प्रांतों में किसान सभाएं बनने लगी। यूपी किसान सभा, बिहार किसान सभा, ये सब किसान सभाएं बनने लगी, और दो चार किसान आंदोलन हुए। मैं आपको बताऊं कि वो किसान आंदोलन तुम देखोगे तो उसमें तुमको पता चलेगा कि किसानों में जैसे यही समय है जो आप देखोगे कि किसानों में अभी अभी फिलहाल इतना ही जानो, किसानों में जागृति आई और उनमें एकता आई। आंदोलन के बारे में 1920 के बाद बताऊंगा। तो देखो, अब हमारा जो अपना एक डायग्राम होता है, उस डायग्राम की तरफ आपका ध्यान इंगित करना चाहूंगा। देखिए, इसमें आप देखो, होम रूल आंदोलन, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति, युवा वर्ग में जागृति, किसानों में जागृति, यह है राष्ट्रवाद की प्रगति। अब ध्यान रखना, हम स्वतंत्रता और विभाजन की तरफ बढ़ रहे हैं। हम 1919 तक पहुंचे, हमें पहुंचना है 1947 तक। एक धारा हमारी राष्ट्रवाद की आएगी और दूसरी धारा हमारी संप्रदायवाद की आएगी। ओके, तो संप्रदायवाद की धारा मैं आपको दिखाना चाहता हूं। उसी में आप संप्रदायवाद की धारा में 1916 का लखनऊ पैक्ट देखोगे। आप कहोगे लखनऊ पैक्ट में क्या बुरा है? मैंने आपको बताया था कि एक्चुअली 1906 में जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी तो मुस्लिम लीग ब्रिटिश राज पक्षधर थी। ओके, तो मुस्लिम लीग ब्रिटिश राज पक्षधर थी, उसने आरंभ से ही ब्रिटिश के पक्ष में निर्णय लेने का सोचा। लेकिन 1910 के बाद मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में, याद होगा, कि धीरे धीरे मुस्लिम लीग पर जो राष्ट्रवादी रुझान वाले नेता थे उनका प्रभाव बढ़ने लगा। और जब राष्ट्रवादी रुझान वाले नेताओं का प्रभाव बढ़ने लगा, इसमें मोहम्मद अली, शौकत अली, हाकिम अजमल खान, हसन इमाम, जाफर अली खान, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इन सब का प्रभाव बढ़ने लगा। तो इसका परिणाम हुआ कि 1913 में मुस्लिम लीग ने भी स्वराज अथवा स्वशासन के लक्ष्य को अपना लिया। कांग्रेस ने उसको 1906 में ही अपना लिया था। तो जब मुस्लिम लीग ने स्वराज्य के लक्ष्य को अपना लिया तो अब उद्देश्य के स्तर पर मुस्लिम लीग कांग्रेस के निकट आ गई। तो जब मुस्लिम लीग कांग्रेस के निकट आई उद्देश्य के स्तर पर, तो इसका सीधा सा परिणाम हुआ कि दोनों के बीच एक पैक्ट हुआ 1916 में लखनऊ में। लखनऊ पैक्ट में यह तय हुआ कि अब दोनों मिलकर ब्रिटिश के समक्ष स्वराज्य की मांग रखेंगे, दोनों मिलकर। दैट्स ए गुड थिंग। लेकिन बदले में कांग्रेस को एक बहुत बड़ा त्याग करना पड़ा। आप लोगों की निगाह पर है वह त्याग क्या है? मेरे स्टूडेंट्स की निगाह पर है कि 1916 के लखनऊ पैक्ट का बुरा पक्ष क्या था। अंकुर, जरा सा मेरे स्टूडेंट्स से पूछो, ये लोग तो ब्रिलियंट लोग हैं, इन लोगों को पता है कि 1916 के लखनऊ पैक्ट में कांग्रेस से क्या गलती हुई? पूछ के बताओ, कोई बता पा रहे हैं कि नहीं? मैंने पृथक निर्वाचन तो पहले ही आ गया था 1909 में। लखनऊ पैक्ट ने क्या किया, ये मेरे स्टूडेंट लोग बताएं।
हाँ, तो मेरे स्टूडेंट लोग क्या बोलते हैं, अब क्या आ गया? नो, पृथक निर्वाचन। मेंटली अलर्ट हो जाओ तुम लोग, मेरी बात सुनो, कुछ जरूर आ रहा होगा। इतने सारे स्टूडेंट्स उत्तर देने की कोशिश कर रहे हैं। अंकुर, हाँ बस 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 बस, तुम केवल पृथक निर्वाचन आधा बोले ना, तुमको पूरा बोलना चाहिए। मुझे लगा कि मेरे स्टूडेंट ब्रिलियंट जवाब जरूर देंगे। देखो, पृथक निर्वाचन 1909 के अधिनियम में लाया गया था जरूर, लेकिन कांग्रेस ने उसे मान्यता नहीं दी थी, कांग्रेस ने उसे स्वीकार नहीं किया, तो उसका पोजीशन तो वैध नहीं हुआ था। लेकिन कांग्रेस ने यहां पर अल्पकाल के लाभ के लिए दीर्घकाल के घाटे का सौदा तय कर लिया। मुस्लिम लीग का समर्थन पाने के लिए कांग्रेस ने पृथक निर्वाचन को स्वीकार कर लिया, और जब कांग्रेस ने पृथक निर्वाचन को स्वीकार किया, इसका मतलब है कि कांग्रेस ने पृथक निर्वाचन को वैधता दे दी। इससे आगे चलकर मुस्लिम संप्रदायवाद को और भी शह मिल गई। तो मैं स्टूडेंट्स, 1916 का लखनऊ पैक्ट एक तरह से मुस्लिम संप्रदायवाद का प्रेरक भी बन गया, इसलिए संप्रदायवाद की प्रगति वाले में हमने दिया है। तो ये हुआ आपके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का 1914 से 1919 का जो प्रभाव है, वो डेवलपमेंट संपन्न हुआ। अब आगे देखते हैं कि आगे आपका क्या है। इसमें एक क्वेश्चन मैंने मॉडल करके दिया है, और आप लोगों ने मॉडल आंसर मेरे क्वेश्चन को देखा होगा तो आप लोग समझ गए होंगे। अभ्यास प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अंतर्राष्ट्रीय आयाम जोड़ दिए, इस कथन का परीक्षण कीजिए। मतलब एक प्रश्न दिया गया है कि प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अंतर्राष्ट्रीय आयाम जोड़ दिए, इस कथन का परीक्षण कीजिए। अब इसमें मैं तुमसे नहीं पूछने जा रहा हूं बच्चों कि ये क्वेश्चन को पहचानो कि हाइपोथेटिकल है या आर्गुमेंटेटिव, क्योंकि ऑलरेडी ये प्रश्न विश्लेषण के कीवर्ड्स को पहले ही दे दिया गया है कि यह प्रश्न अपने स्वरूप में हाइपोथेटिकल है। कीवर्ड्स है प्रथम विश्व युद्ध, राष्ट्रीय आंदोलन तथा अंतर्राष्ट्रीय आयाम। जैसे हम क्वेश्चन का जब उत्तर लिखते हैं तो उसमें कीवर्ड होना चाहिए, यहाँ कीवर्ड के रूप में दिया गया है। उत्तर है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव दो रूपों में व्यक्त होता है। प्रथम, राष्ट्रीय आंदोलन में तीव्रता आई। दूसरे, वो अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य से जुड़ गया। इसे निम्नलिखित रूप में समझा जा सकता है। मतलब इसमें राष्ट्रीय आंदोलन में तीव्रता भी आई और दूसरी अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य से जुड़ गया। एक है स्वराज अथवा स्वशासन की मांग को लोकप्रिय बनाने के लिए तिलक एवं एनी बेसेंट के द्वारा पृथक होम रूल लीग का गठन कर होम रूल आंदोलन चलाया गया। होम रूल शब्द आयरलैंड से लिया गया था, अतः यह आयरिश स्वशासन के विचार से प्रभावित था। यह अंतर्राष्ट्रीय आयाम है क्योंकि आयरलैंड से लिया गया, आयरिश स्वशासन के विचार से। आयाम का मतलब होता है, क्या कहोगे, डायमेंशन। अंग्रेजी में उसको डायमेंशन कहते हैं। डायमेंशन से काम चल जाएगा अंकुर। पक्ष, पक्ष, इस पक्ष को। दूसरा, उसी प्रकार भारत एवं भारत से बाहर युवाओं द्वारा क्रांतिकारी राष्ट्रवादी घटनाओं को अंजाम दिया गया। इनमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका गदर आंदोलन ने निभाई। यह वह काल था जब भारतीय क्रांतिकारी वैश्विक स्तर पर होने वाले साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन के प्रभाव में आ गए थे। एक अंतर्राष्ट्रीय आयाम गदर आंदोलन के रूप में अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य देख रहे हो। नेक्स्ट वन, युद्ध। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, हम अभी कर देते हैं 1919 का, इसको कर लेने दो, वो उससे थोड़ा अलग पड़ जाता है। युद्ध के बाद गांधी जी द्वारा रॉलेट सत्याग्रह आंदोलन का संचालन किया गया। रॉलेट सत्याग्रह आंदोलन भी कहीं न कहीं वैश्विक स्तर पर होने वाले साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन से प्रेरित था। तो जो रॉलेट सत्याग्रह आंदोलन वो भी कहीं न कहीं वैश्विक स्तर पर होने वाले साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन से प्रेरित था। अंत में प्रथम विश्व युद्ध के मध्य ऑटोमन खलीफा का मुद्दा उभरा, जो आगे खिलाफत आंदोलन का आधार बना। यह फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय ही ऑटोमन खलीफा का मुद्दा उभरेगा। मैं बताऊंगा ऑटोमन खलीफा क्या है, ये मैं आपको असहयोग आंदोलन से पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का परिप्रेक्ष्य बताऊंगा
कि कैसे ऑटोमन खलीफा का मुद्दा अंत में खिलाफत का मुद्दा बन गया, इसकी कहानी बतानी पड़ेगी। नेक्स्ट वन, इसके अतिरिक्त विदेशी मोर्चे से लौटते हुए सैनिक किसानों के बीच में जागृति ला रहे थे, अतः इस काल में अनेक किसान सभाएं गठित हो रही थी। इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अंतर्राष्ट्रीय आयाम जोड़ा। यही है 4-5 मुद्दे। जब क्वेश्चन आंसर जो होता है, जैसे जैसे तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बनेगी वैसे ही वैसे क्वेश्चन आंसर तुम्हारा और भी कंफर्टेबल होता जाएगा। अब देखिए, अब पीछे तुम लोगों का एक 1919 का भारत शासन अधिनियम है। अब देखिए, अब मैं आप लोगों को 1919 का भारत शासन अधिनियम, आप लोग समझना मेरी बात को गौर से, यहां पर बोर्ड पर देखना और आराम से समझना। भारत शासन अधिनियम, ओके। अब यहां पर केंद्रीय सरकार होगा, केंद्रीय सरकार तो वायसराय होगा, और वायसराय के नीचे इसकी काउंसिल होगी वायसराय की। एक काउंसिल में तो आपको पता ही है कि अब कार्यपालिका थी, इसमें वायसराय था, उसके बाद 7 मेंबर्स टोटल थे। अब इसमें मेंबर्स की संख्या बढ़ गई क्योंकि 1919 तक 3-4 भारतीयों को भी काउंसिल में ले लिया गया। तो अब वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, कार्यपालिका परिषद है काउंसिल, उसमें अब कुछ भारतीय सदस्यों को भी लिया गया है। उसके बाद विधानमंडल, तो 1919 में, जैसे 1909 तक तुमने देखा विधानमंडल में एक ही सदन है, अब 1919 में विधानमंडल में 2 सदन हो गए। प्रथम सदन राज्य परिषद था, प्रथम सदन और द्वितीय सदन। तो अब विधानमंडल में ऊपर 2 सदन हो गए। लेकिन इसमें आप देखते हो कि चलो दोनों सदनों में निर्वाचित मेंबर्स तो दिया गया है, लेकिन निर्वाचित मेंबर्स दिए जाने के बाद भी विधानमंडल में सरकारी सदस्य बहुत ज्यादा है, आरक्षित सीटें बहुत ज्यादा है, तो ऊपर कुछ भारतीयों के लिए कोई खास कोई ऊपर भागीदारी सत्ता में है नहीं। अब देखिए नीचे क्या है, यहां तो तुम देख रहे हो कि वायसराय है, वायसराय किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है। वायसराय विधानमंडल के मंत्रिमंडल से सरकार नहीं चलाती, केंद्रीय विधानमंडल का काम केवल कानून बनाना है, लेकिन सरकार में केंद्रीय विधानमंडल की कोई भागीदारी नहीं है, बल्कि वायसराय अपने काउंसिल या परिषद की सहायता से सरकार चला रहा है, और केंद्रीय विधानमंडल केवल कानून बनाने में हिस्सा लेती है, उस पर भी सरकार का नियंत्रण है। अब यहां पर देखते हो प्रांत, तो प्रांत में जो विधानमंडल है वो एक सदनीय ही है। तो प्रांत में गवर्नर है, प्रांत में गवर्नर है, और गवर्नर के बाद यहां है विधानमंडल। जैसे केंद्र में 2 सदन वाली विधानमंडल है, तो प्रांत में एक ही सदन वाली विधानमंडल है। अब इसमें जो देखोगे कि निर्वाचित मंत्री, और यहां जो पद्धति प्रांत में स्थापित हुई है उसको कहते हैं द्वैध शासन। द्वैध शासन क्या है मैं बताता हूं। देखो पहली बात यह देखो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन थोड़ा सा आप लोग अगर दिमाग दे देंगे तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे 1919 के अधिनियम में, जो 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम है,
उसमें चाहे भारत शासन अधिनियम, उसमें पहली बार 3 स्पष्ट सूचियां बनी, केंद्र, प्रांत, केंद्रीय सूची, प्रांतीय सूची और विभाजित सूची। 3 सूचियां बनी। मतलब शक्ति का विभाजन केंद्र और प्रांत के बीच आपको स्पष्ट रूप से 1919 के अधिनियम में देखने को मिलता है, जिसमें केंद्रीय सूची बनी, प्रांतीय सूची बनी और विभाजित सूची बनी। तो हम यहां पर देते हैं आपको शक्ति का मतलब शक्ति का विभाजन, शक्ति का विभाजन। तो शक्ति के विभाजन में आप देखते हो केंद्रीय सूची है और ये प्रांतीय सूची है और बीच में विभाजित सूची भी है। जैसे आज समवर्ती सूची है तो बीच में विभाजित सूची भी है। तो अब क्या है, केंद्रीय सूची को भी आप भूल जाइए, विभाजित सूची को भी आप भूल जाइए। प्रांतीय सूची में जो विषय दिए गए हैं, मेरी बात को गौर से सुनना, प्रांतीय सूची में जो विषय दिए गए हैं उनको 2 भाग में बांट दिया गया। आरक्षित विषय, आरक्षित विषय इनको 2 भाग में बांट दिया गया, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। इन्हें 2 भाग में बांट दिया गया, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। अब देखिए क्या खेल हो रहा है। जैसे 1919 के अधिनियम में, जब आपको याद होगा कि जब 1917 में ही 1919 के अधिनियम का जब जो प्रस्तावना थी उसमें कहा गया था कि भारत में ब्रिटिश शासन का उद्देश्य स्वशासन का विस्तार करना है या स्वशासी संस्थाओं का विस्तार करना है। तो उसके इस घोषणा से श्रीमती एनी बेसेंट जो होम रूल आंदोलन चला रही थी तिलक के साथ, वो इतना उत्साहित हो गई कि उन्होंने एक तरह से आंदोलन को वापस ले लिया। उनको लगा कि अब आंदोलन करने का फायदा नहीं है, ब्रिटिश तो स्वयं स्वशासन दे रही है। ये मैं श्रीमती एनी बेसेंट की बात बता रहा हूं। लेकिन जो 1919 का अधिनियम लाया उसमें स्वशासन जैसी कोई चीज नहीं थी, द्वैध शासन था। द्वैध शासन जैसे केंद्र के स्तर पर भारतीयों को कोई शक्ति में भागीदारी नहीं, वायसराय है, वायसराय अपनी काउंसिल की सहायता से शासन करता है। केंद्रीय विधानमंडल में 2 सदन हैं जो केवल विधि बनाएगा। केंद्रीय विधानमंडल में सरकार का बहुत जोरदार है, बहुत प्रभाव है, क्योंकि उसमें सरकारी सदस्य हैं, मनोनीत सदस्य हैं और अलग अलग आरक्षित सदस्य हैं। उनमें बहुत सारे लैंडलॉर्ड को अलग सीटें दी गई है, उनका अलग प्रतिनिधित्व है। तो इन सब कारणों से मताधिकार का विस्तार 65 लाख लोगों को मताधिकार दिया गया, लेकिन शहरी बुद्धिजीवियों की तुलना में जमींदारों को ज्यादा मताधिकार दिया गया। तो सरकार ने अपनी सुरक्षा केंद्र में पूरी तरह ली हुई है। पहली बार प्रांत में कह रहा है कि प्रांत में हम द्वैध शासन स्थापित कर रहे हैं और पहली बार भारतीयों को कुछ शक्ति देंगे। भाई क्या शक्ति देंगे, देखिए। तो 3 सूचियां थी, केंद्रीय सूची, विभाजित सूची और प्रांतीय सूची। तो प्रांतीय सूचियों को भी उन्होंने बांट दिया 2 भाग में। एक कर दिया आरक्षित विषय, दूसरा कर दिया हस्तांतरित विषय। तो जितने भी महत्वपूर्ण विषय थे, जैसे वित्त, फाइनेंस, जैसे सिंचाई, इरिगेशन, जैसे जेल और कानून व्यवस्था, उस सबको रख दिया आरक्षित विषय में, रिजर्व सब्जेक्ट। और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में जो 4 सबसे जो कम महत्वपूर्ण उनके लिए थे, जैसे देखिए शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन और कृषि। माने कृषि, स्थानीय स्वशासन, शिक्षा और स्वास्थ्य, इन 4 विषय को हस्तांतरित विषय में रख दिया। और इधर जो विधानमंडल है उसमें जो निर्वाचित मंत्री परिषद है, उस मंत्री परिषद के सुझाव से, अब यहीं पर उलझने का चांस है माय स्टूडेंट, ध्यान रखना। इस निर्वाचित मंत्री परिषद के सुझाव से गवर्नर हस्तांतरित विषय पर निर्णय लेगा, हस्तांतरित विषय पर, और आरक्षित विषय पर निर्णय लेगा
मनोनीत मंत्रियों की सहायता से। मतलब गवर्नर ने अपने मंत्रियों को भी दो भाग में बांटा है। एक है कि विधानमंडल का जो बहुमत पार्टी है उससे उसने एक मंत्रिपरिषद बनाई है जो निर्वाचित मंत्री हैं, उनसे केवल हस्तांतरित विषयों पर निर्णय लेगा। और एक कुछ अलग मंत्री बनाया है जो सरकारी खेमे से है, जिसको मनोनीत करके लाया है, जो निर्वाचित नहीं है, उससे आरक्षित विषय पर निर्णय लेगा। तो मतलब कुल मिलाकर जो निर्वाचित सरकार है उसको तो 4 ही पावर मिले ना, 4 ही पावर मिले। सोचिए, कृषि, स्थानीय स्वशासन, शिक्षा और स्वास्थ्य, इतनी सी पावर दी। और जब भारतीयों ने डिमांड किया कि देखिए आप हमको इतनी पावर क्यों दे रहे हो, तो कहा कि देखिए आप भारतीय लोग अपनी सरकार को चला पाओगे कि नहीं इस पर मुझे संदेह है, तो पहले थोड़ा सा पावर देकर देखता हूं, फिर इतनी पावर तुमने चला लिया तो आगे और भी शक्ति दूंगा। वो भी क्या है, प्रोविजन, ध्यान रखना। इन्होंने कहा कि मैं पहले आपको द्वैध शासन देता हूं, आप प्रांत में थोड़े से पावर का इस्तेमाल करके सरकार चलाइए, फिर हम 10 वर्षों के बाद एक कमीशन बनाएंगे और उस कमीशन इस बात की तहकीकात करेगा कि आप सरकार चलाने लायक है या नहीं, और जब और आपको और शक्ति दी जाए या नहीं, आपको जो शक्ति दी गई है उसका आपने सही संचालन किया है अथवा नहीं। और जब वो कमीशन अप्रूव कर देगा कि नहीं आप चलाने लायक हैं, तब हम आपको और भी शक्ति देंगे। बताइए बताइए। तो इस प्रकार से मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस प्रकार से तो मतलब इट वॉज क्वाइट फ्रस्ट्रेटिंग, और इतनी ही शक्ति दी गई। और वही 10 वर्ष के बाद इसी की जांच के उन्होंने साइमन कमीशन स्थापित किया था कि द्वैध शासन को भारतीय चला पाए या नहीं, जो भारतीयों ने पूरे भारतवर्ष में उसका विरोध किया, जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। तो पहले अंकुर, पहले पूछो मेरे स्टूडेंट से द्वैध शासन समझ गए या नहीं, क्योंकि मैं तो कम्युनिकेशन में संवाद स्थापित करने में विश्वास करता हूं, डायरेक्ट संवाद चाहता हूं। अब दे विल जस्ट इंश्योर मी कि उन लोगों ने द्वैध शासन डायरेक्ट की समझ लिया है अथवा नहीं। और जो नहीं समझा उसको दिक्कत क्या है, सामने आओ ना, मैं एक एक को समझाने के लिए बैठा हुआ हूं। जो नहीं समझा है, क्यों नहीं समझा है, देखो फिर मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं। पहले पूरे जो केंद्र है और राज्य है, अरे अभी भी तुम 3 सूची है उसको तो समझते होगे, संविधान की इतनी बातें तो जानते होगे, अभी तो पॉलिटी पढ़ भी रहे हो, लेकिन अभी शायद अभी वहां नहीं पहुंचे होगे टॉपिक पर। जैसे केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, 3 सूचियां भी है ना, इस तरह 3 सूचियां बनी थी 1919 में, केंद्रीय सूची, प्रांतीय सूची और विभाजित सूची। तो केंद्रीय सूची को भूल जाओ, प्रांतीय सूची को भूल जाओ, विभाजित सूची में तुम याद रखो कि विभाजित सूची में विभाजित सूची भूल जाओ, केंद्रीय सूची भूल जाओ, केवल प्रांतीय सूची याद रखो। प्रांतीय सूची में जो भी विषय थे उनको 2 भाग में बांट दिया गया, एक को आरक्षित विषय कहा गया और दूसरे को हस्तांतरित विषय। और जितने चुन चुन के अच्छे विषय थे उसको आरक्षित में रख लिए, और जो सबसे सामान्य विषय थे जिसको संचालित नहीं कर सकते थे उसको उन्होंने हस्तांतरित में डाल दिया। बहुतों को आरक्षित में रख लिया, कुछ को हस्तांतरित में डाल दिया, और जिसको नहीं कर सकते थे तो वो हस्तांतरित में डाल दिया, और सब बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट विषय थे उसको आरक्षित में रख लिया। और उधर उन्होंने जो प्रांत में विधानमंडल है उसके निर्वाचित सदस्यों से जो मंत्रिपरिषद बनी, तो गवर्नर को कहा गया कि आप निर्वाचित मंत्रियों के परामर्श से हस्तांतरित विषय पर निर्णय लीजिए।
जबकि गवर्नर आरक्षित विषय पर निर्णय अपने अपने द्वारा मनोनीत मंत्रियों की सहायता से लेते, तो निर्वाचित सरकार को तो 4 ही विषय मिले ना, जो हस्तांतरित विषय थे, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन और कृषि जैसे क्षेत्र मिले। और बाकी तो जितने फाइनेंस से लेकर और जितने भी सिंचाई वगैरह जितने इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको तो आरक्षित में रख लिया, तो इसी को कहा द्वैत शासन। ऊपर से कहा कि 10 वर्ष के बाद हम कमीशन बनाएंगे, और जब कमीशन यह तय करके बता देगा कि हाँ आपने सुचारू रूप से अपने दायित्व का निर्वाह किया, तो हम और भी शक्तियां आपको प्रदान। वही साइमन कमीशन। तो अंकुर, अब तो ये लोग एश्योर हो गए होंगे क्या स्थिति है मेरे स्टूडेंट लोगों की, समझ गए द्वैत शासन। क्लियर है? ओके। तो कुल मिलाकर जो 1919 का अधिनियम भरमाने वाला है, 65 लाख लोगों को मताधिकार मिला, लेकिन जानबूझ के जमींदारों को ज्यादा मताधिकार दिया और जो मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी है उनको कम मताधिकार दिया। देखो 1909 में जो पृथक निर्वाचन को लाया गया था, 1919 के अधिनियम में औपचारिक रूप में 1919 के अधिनियम में औपचारिक रूप में पृथक निर्वाचन की आलोचना की गई। 1919 के अधिनियम में औपचारिक रूप में पृथक निर्वाचन की आलोचना की गई, परंतु व्यवहार में नए क्षेत्रों में पृथक निर्वाचन का विस्तार हुआ। नए क्षेत्रों में किसमें? तो व्यवहार में उसका विस्तार, सिखों को भी पृथक निर्वाचन दे दिया गया, एंग्लो इंडियन को दिया गया, यूरोपियंस को दिया गया, जबकि सैद्धांतिक तौर पर उसकी आलोचना की गई। तो यही है 1919 का अधिनियम, और आगे अब हम इसकी चर्चा फिर करेंगे। तो यही चीज मैं आपको समझाना चाहता था 1919 के अधिनियम में। तो यहां तक तो हो गया, हम लोग 1919 तक बच्चे पहुंच गए। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक बनता है वो बनता है 1920 से 1929, लेकिन उससे पहले गांधी जी को स्टेज पर लाना है और पहले गांधीवाद को समझना है। तो गांधीवाद को समझना फिर हम लोगों के लिए चुनौती होगी, और वहीं से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज मैं शुरू कर देता हूं, लेकिन आज तो होगा नहीं। हम गांधी के जो आरंभिक जीवन है उस आरंभिक जीवन की चर्चा से आज शुरू करेंगे। अच्छा अच्छा, ओहो हो, ठीक है। देखो एक डायग्राम मैंने पहले आपको दिया है, गांधी विचारधारा एवं कार्यक्रम, गांधी के उदय की परिस्थितियां, गांधी जी की भारतीय राजनीति में व्यापक स्वीकृति के कारण, गांधी के मुख्य आंदोलन चंपारण और वो उधर है, और विशिष्ट विचारधारा विशिष्ट कार्यक्रम, भारतीय एवं विश्व राजनीति में गांधी जी का योगदान एवं विरासत, और गांधी जी के विचारों का महत्व, गांधीवादी राजनीति में क्षेत्रीय आंदोलन 1917 से 18, रॉलेट सत्याग्रह आंदोलन 1919। अब देखो गांधी जी के उदय पर हम बाद में जाएंगे, पहले आपको मैं देखिए, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था, और
गांधी जी जब 7 वर्ष की उम्र में थे, उनके जो पिता और दादाजी उनके पूरे परिवार थे, जाति से तो बनिया थे, लेकिन ऑक्यूपेशन उनके फैमिली का हुआ करता था मैनेजरशिप। वो बड़े बड़े स्टेट में मैनेजर के पद पर होते थे। उनके दादाजी भी रहे थे, उनके पिताजी भी रहे थे। तो 7 वर्ष की उम्र में थे तब वो पोरबंदर से राजकोट आ गए, और राजकोट में ही जो रजवाड़ा था, शासक थे, उसके यहाँ उनके पिताजी मैनेजर थे। तो बचपन में जो गांधी जी का लालन पालन हुआ वो बड़े ही उदार धार्मिक वातावरण में हुआ। उनके घर में जब शाम में गोष्ठी लगती थी, उसमें वैष्णव बैठते थे, वैष्णव संत, जैन, मुस्लिम, और खुलकर धर्म पर परिचर्चा होती थी। तो बचपन से ही उनका मस्तिष्क पर धर्म का प्रभाव तो था, लेकिन बहुत गहरा धार्मिक उदारता का प्रभाव था। धर्म के मामले में वो बचपन से ही उदार हुए, और उनकी जो माता थी पुतली बाई, वो बड़ी धर्मनिष्ठ महिला हुआ करती थी। तो उनकी व्यक्तित्व का भी गांधी जी पर प्रभाव पड़ा। गांधी जी ने अपने माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ में लिखा हुआ है कि मैं अपने जीवन में ना अपने शिक्षक से और ना मैं अपने माता पिता से कभी भी झूठ बोला, झूठ नहीं बोला। स्कूली शिक्षा, स्कूल में उनकी शिक्षा पूरी हुई। मेडियोकर स्टूडेंट ही थे, बहुत ब्रिलियंट नहीं थे। और फिर उनको जब क्लास 12 की शिक्षा पूरी की तो हुई कि अब उनको कहाँ पढ़ाया जाए। शादी भी कम उम्र में हो गई, तो यही सोचा गया कि उनको बैरिस्ट्री की शिक्षा दी जाए, क्योंकि अगर अच्छे बैरिस्टर बनते हैं तो घर का आर्थिक बोझ थोड़ा कम करेंगे, अच्छी कमाई से, मोटी कमाई होगी। कम उम्र में शादी हो गई, पिताजी गुजर गए, बड़े भाई ही गार्जियन थे। एक तरह से परिवार ने कर्ज लेकर उन्हें बैरिस्ट्री पढ़ाई लंदन में। और जब लंदन में उन्होंने अपनी बैरिस्ट्री की शिक्षा पूरी की तो आए, बॉम्बे में प्रैक्टिस भी शुरू की, बॉम्बे हाई कोर्ट में। लेकिन एक लॉयर के रूप में बहुत चल नहीं पाए, परिवार पर आर्थिक बोझ ही था। तभी 1893 में एक कंपनी थी जिसका नाम था दादा अब्दुल्ला कंपनी। तो दादा अब्दुल्ला कंपनी है, वो दादा अब्दुल्ला कंपनी ने गांधी जी को एक साउथ अफ्रीका में एक मैटर दिया। एक साउथ अफ्रीका में दादा अब्दुल्ला कंपनी की मुकदमा लड़ने उनको जाना था। अब जब दादा अब्दुल्ला कंपनी का मुकदमा लड़ने वो जाते हैं, और वह काम, वह ऑक्यूपेशन या वह अवसर गांधी जी को इसलिए मिला कि कोई जो वरिष्ठ लॉयर है वो साउथ अफ्रीका जाना पसंद नहीं करते, तो गांधी जी जैसे कोई जूनियर लॉयर ही जा सकते, तो इनको हायर किया गया। एक जेंटलमैन थे, वो डरबन उतरे, और डरबन से जब वो प्रिटोरिया जा रहे थे, एक ट्रेन यात्रा में, तो बड़ा इवेंटफुल घटना हो। डरबन से प्रिटोरिया जाने में उन्होंने एक जेंटलमैन की तरह सूट नेकटाई पहना हुआ था, फर्स्ट क्लास के टिकट कटाई, अपने आप को बोनाफाइड पैसेंजर समझते थे, ना जाने का ट्रेन में यात्रा करने की कोई वजह नहीं थी। और जब वे प्रिटोरिया के लिए प्रस्थान किया और ट्रेन के फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में बैठे, तो कुछ गोरों ने ऑब्जेक्ट कर दिया कि आप कलर्ड लोग इस क्लास में सफर नहीं कर सकते। जब गांधी जी ने प्रतिरोध किया तो उनको बड़ा अनसेरेमनियसली ट्रेन से बाहर उठाकर फेंक दिया गया, प्लेटफॉर्म पर गिरे, थोड़ी चोट भी लगी, और उससे भी ज्यादा चोट तो मन की चोट लगी।
रात में वो वहीं वेटिंग हाउस में वेटिंग रूम में बैठे हुए सोचते रहे और यहाँ के गोरे लोगों के अत्याचारों के विषय में गणना करते रहे। सुबह होते ही एक न्यूज़पेपर था जिसका नाम था नेशनल एडवर्टाइजर। वो नेशनल एडवर्टाइजर में उन्होंने एक लेटर भेजा, इज इट सिविलाइजेशन, इज इट जस्टिस, इज इट वेस्टर्न लाइक, क्या यही सभ्यता है, यही न्याय है, या यही पश्चिमी वालों का गुमान है, उनका व्यवहार ऐसा है। और फिर उन्होंने एक भारतीय कम्युनिटी को इनवाइट किया। देखो बच्चों, मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि गांधी जी पर तो मैं बहुत सारी बातों की चर्चा करूंगा, विशेषकर एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ही, जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी हो, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि गांधी जी के विषय में इतनी कहानी है, इतना वर्क है कि बहुत सारे भारत की यूनिवर्सिटी है जिसमें गांधीयन थॉट, एक अपने आप में गांधीयन थॉट पढ़ने के लिए सेपरेट डिपार्टमेंट बना हुआ है। उस पर लोग अलग उनकी कक्षाएं चलती है, उन पर अलग रिसर्च होता है। तो गांधीयन थॉट ऐसा है कि वर्ल्ड की बहुत सारी यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाते हैं। तो गांधी जी अपने आप में एक इतना बड़ा अध्याय है जिसको लोग पढ़े तो महीनों पढ़ते रह जाए। और फिर गांधी जी फिलोसफी के भी विषय हैं, सोशियोलॉजी के भी विषय हैं, हिस्ट्री के भी विषय हैं। गांधी जी नीति शास्त्र के ही विषय हैं, गांधी जी राजनीति शास्त्र के ही विषय हैं। तो गांधी जी पर जितना भी पढ़ा जाए वो कम है। लेकिन माय स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा लिमिटेशंस यह होगा कि हम हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके क्वेश्चंस गांधी जी पर कैसे बनते हैं, उसके आधार पर मैं गांधी जी के बारे में आपको ट्रेन करना चाहूंगा। तो मैं कहानी इसलिए बताना चाहता कि कम से कम आपको उसमें एक जिज्ञासा सी हो जाए, क्योंकि हम लोगों का क्वेश्चन बनता है गांधी जी का भारत में आने के बाद। गांधी जी के साउथ अफ्रीका के लाइफ के बारे में हमारा प्रश्न नहीं बनता है। मतलब भारत में जो गांधी जी आते हैं तो उसके बाद ही वो हम लोगों के विचार का विषय होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन्होंने नेशनल, हाँ, तुम लोग को मैं एक सजेशन दे रहा था, उसको मानना। कभी भी जिस दिन फुर्सत मिले, संडे को फुर्सत मिले, सैटरडे को भी फुर्सत होती है तुम लोगों को, उस दिन जब भी मौका मिले, रिचर्ड एटनबरो की जो गांधी मूवी है उसको जरूर देखो, क्योंकि गांधी जी के पूरे जीवन को समझने का आपको मौका मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज है कि इतनी बेहतरीन मूवी बनी है वो, कि रिचर्ड एटनबरो की जो यह मूवी है उस पर, बल्कि मैं तो कहूंगा कि जब भी मौका मिले, रात में मिले, दिन में मिले, अगर एक स्ट्रेच में ना हो तो स्ट्रेच को तोड़ तोड़ कर देखो, तो तुमको नेशनल मूवमेंट के बारे में बहुत कुछ वैसे ही पता चल जाएगा। एक नेचुरल जिज्ञासा होगी। जो विजुअल इमेज होता है उसका एक अलग इंपॉर्टेंस है। बच्चों, वो जो मूवी बनाई है रिचर्ड एटनबरो, और विंग किंग्सले का रोल जो गांधी प्ले किया, उससे बढ़िया रोल प्ले नहीं किया जा सकता। कितने ऑस्कर्स उस मूवी के मिले हुए हैं, उसमें भारतीय आर्टिस्ट भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो मूवी इतनी इंपॉर्टेंट मूवी थी, और वो सेंचुरी की मूवी है। हालांकि जब जवाहरलाल नेहरू उसमें थे, उसी समय रिचर्ड एटनबरो ने उनसे विचार विमर्श करके मूवी शुरू की थी, लेकिन मूवी रिलीज हुई बहुत बाद में। जहाँ तक मुझे ध्यान है 88 में आई थी। हम लोग उसमें स्टूडेंट लाइफ में थे, तो हम लोगों ने मूवी देखी थी और बड़ा एक्साइटेड हुए थे मूवी को देखकर। उसका दोनों वर्जन है, ओरिजिनल तो इंग्लिश में है, लेकिन हिंदी वर्जन भी उसका मौजूद है, तो हिंदी वर्जन में भी देख सकते हो। और बहुत कमाल की मूवी, और एक ऐसी मूवी है जिसमें जिस एक्टर को जो भी रोल दिया गया, वो एक्टर ने रोल की मनाही नहीं की। एक साधारण, तुम देखोगे नोआ खाली में जो गांधी जी पड़े हुए हैं, दंगों को रोकने के लिए गए हैं, उसमें जो ओम पुरी जैसा एक्टर, इलस्ट्रियस एक्टर है, उसको एक छोटा सा रोल 2 मिनट का दिया गया, उस रोल को भी वो नहीं छोड़ा है, क्योंकि वो मूवी ऐसी थी कि कोई उस रोल में मना नहीं कर सकता था। तो उसको जरूर देखना। तो वहां पर देखोगे कि उन्होंने इंडियन कम्युनिटी की एक बैठक बुलाई, और कस्तूरबा बाई हैं उनकी पत्नी, उन्होंने कुछ महिलाओं को इनवाइट किया है। और गांधी जी ने इतना पैम्पलेट छपवाया हुआ है। क्यों?
उसमें केवल ब्लैक कानून, जो ब्लैक लोगों के जो कानून थे, उस कानूनों के बारे में उसकी निंदा करने के लिए उसको उन्होंने छपाया हुआ है। और जब वो जो लोग आए हैं इंडियन कम्युनिटी के, तो उनको बांटने के लिए कि हम देंगे कि भाई इतना प्रिंटेड जो हमारा जो पैम्पलेट्स है, उस पैम्पलेट्स में कैसे कैसे ब्लैक लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, किस प्रकार के कानून बने हुए हैं, उसको दिखाने के लिए लोग आए ही नहीं थे। ब्रिटिश हुकूमत का इतना खौफ, हालांकि कनाडा में ब्रिटिश सरकार ही थी, लेकिन कनाडियन थी वहां पर, और एक तरह से समझो तो वो डोमिनियन स्टेटस था, लेकिन था तो ब्रिटिश का ही अंतर्गत। तो इतना खौफ था अधिकारी का कि कोई वहां आए नहीं कनाडा में, सॉरी साउथ अफ्रीका में। ये साउथ अफ्रीका का जो गवर्नमेंट था उस पर भी ब्रिटिश ही इम्पैक्ट था, लेकिन वो ब्रिटिश भी थे परंतु उस पर बेसिकली वहां के डच लोगों का ज्यादा इम्पैक्ट था। तो साउथ अफ्रीका में कोई आए नहीं, मतलब उनको मतलब खौफ था, अधिकारियों का इतना खौफ था कि लोगों की भीड़ आई नहीं, और गांधी जी ने अपने आप को बड़ा अकेला महसूस किया। छोटी मोटी भीड़ थी उस समय, जब उससे ज्यादा कहीं पुलिस आ गई कई लॉरियों में, तो गांधी जी को विरोध प्रदर्शन का कोई रास्ता नहीं नजर आया। तो जब पुलिस आ गई तो वहां सामने एक उलाव जल रहा है, देखोगे उसमें गांधी जी ने 2-4 पैम्पलेट ऐसे फेंका, पुलिस ने जमकर लाठी मारी, गांधी जी गिर गए, फिर उठकर खड़े हुए और फिर 2-4 पैम्पलेट फेंका, फिर उन्होंने, पुलिस ने लाठी मारी, फिर गांधी जी गिर गए, फिर उठे, फिर 2-4 पैम्पलेट फेंका। यहीं से गांधी जी का सत्याग्रह का आइडिया डेवलप किया कि भाई हम सत्याग्रही के प्रति घृणा का भाव न रखकर, उसके प्रति कोई आक्रोश और घृणा का भाव न रखकर, लेकिन अन्याय का प्रतिकार हम अंत तक करते रहेंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि अन्यायी को पिघलना पड़ेगा। कुछ आलोचकों ने उनको कहा कि गांधी जी का जो सत्याग्रह है वो हिटलर और मुसोलिनी जैसे जो क्रूअल तानाशाह है उनके विरुद्ध उपयोगी नहीं होगा। तो गांधी जी ने बड़े गर्व से कहा कि चाहे कोई भी धातु कितना कठोर क्यों न हो, उसे किसी खास तापमान पर पिघलना ही पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं कि उन्होंने इस तरह से सत्याग्रह उनका डेवलप हुआ। हालांकि वहां पर तो वो मूवमेंट कोई खास नहीं चल पाया। अब गांधी जी 1 वर्ष के लिए गए थे दादा अब्दुल्ला कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट पर, उनका 1 महीना बचा था, और गांधी जी का टाइम अब पूरा हो गया था, और गांधी जी इंडिया लौटने वाले थे। घर वाले भी इंतजार कर रहे थे, कुछ पैसे वैसे लेकर आएंगे, अर्न करने गए हैं। तभी मैं बताऊं कि साउथ अफ्रीका में 3 तरह के लोग थे। एक थे जो कुछ साउथ इंडिया से कुछ मुस्लिम व्यापारी गए थे, जो सक्सेसफुल व्यापारी थे, वहां पर व्यापार करते थे। दूसरे गए थे जिसको एक शब्द आप लोग सुनोगे, अनुबंधित श्रमिक, आपने गिरमिटिया का नाम सुना होगा। अनुबंधित श्रमिक को इंडेंचर्ड लेबर कहते हैं। उसमें होता यह था कि जैसे लोग गरीब लोग होते थे भारत में, आप तुम देखते हो कि ब्रिटिश नीति के कारण गरीबी तो चारों तरफ छाई हुई थी, रोजगार के अवसर नहीं थे, अकाल भूखमरी की स्थिति होती थी। तो लोग क्या करते थे, यहाँ से जो गरीब लोग थे वो 10 वर्ष 15 वर्ष का कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करके अनुबंधित श्रमिक के रूप में, कॉन्ट्रैक्ट लेबर के रूप में यहाँ से चले जाते थे। उनको अलग अलग कामों में भेज दिया जाता था। कहीं पर गन्ना की खेती में लगा दिया जाता था, कहीं पर जैसे लैटिन अमेरिका में त्रिनाद जमाइका आदि में, कहीं पर रेलवे कंस्ट्रक्शन साइट पर लगा दिया जाता था, कहीं पर कारखाने में लगा दिया जाता था। तो जब 10 या 15 वर्ष में जब उनका अनुबंध पूरा हो जाता था तब उनको देश लौटने की बात होती, परंतु देश में तो जो माता पिता थे वो भी मर चुके होते थे, घर बार उनके पास कुछ होता नहीं था, वो सब टूट फाट के इधर उधर हो चुका होता था। तो यहाँ आके बेचारे कैसे जिएंगे, तो वहीं पर क्या करते थे कि उनका अनुबंध समाप्त हो जाता था, तो एक तरह से उनकी वैधता तो समाप्त हो जाती थी, तो अवैध तरीके से वहीं बस जाते थे और वहीं रहने लगते थे। इनको कहते थे एक्स इंडेंचर्ड लेबर। तो साउथ अफ्रीका में 3 तरह के लोग थे। एक थे कुछ मुस्लिम मर्चेंट्स जो सक्सेसफुल थे और व्यापार कर रहे थे। दूसरे थे जिसको इंडेंचर्ड लेबर कहो, जो करार पत्र श्रमिक के रूप में गए थे और वहां रह रहे थे। और तीसरे थे एक्स इंडेंचर्ड लेबर, जिनका करार पत्र या अनुबंध समाप्त हो चुका था परंतु गैर कानूनी ढंग से साउथ अफ्रीका में रह रहे। तो गांधी जी जब आने वाले थे तभी, क्योंकि देखो वहां पर साउथ अफ्रीका में अलग अलग प्रोविंस है, जैसे ट्रांसवाल प्रोविंस था, औरांग फ्री स्टेट था, नेटाल एक प्रोविंस था, तो केप एक प्रोविंस था।
तो नेटाल जो प्रोविंस, गांधी जी वहीं ठहरे थे, तो नेटाल प्रोविंस है, तो वहां का जो मतलब जो प्रोविंशियल सरकार थी, जो प्रांतीय सरकार थी, नेपाल का जो प्रोविंस की जो सरकार थी, उसने एक नया सिटीजनशिप कानून लाया था। और उस नए कानून के तहत जो बहुत सारे भारतीय थे, जिसमें एक्स इंडेंचर्ड लेबर थे और कुछ मुसलमान मर्चेंट्स थे, उन सबको देश से उनकी नागरिकता को रद्द करने की बात हो रही थी कि नागरिकता रद्द करके इनको यहां से बाहर भेज दिया जाए। तो लोग घबरा गए। अब मुस्लिम मर्चेंट्स में सक्सेसफुल थे, उन लोगों का बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट था, वहां से उनका तो पूरा का पूरा इकोनॉमी खराब हो जाती। लेकिन उन लोग के पास पैसा तो था, लेकिन पढ़े लिखे वैसे नहीं थे, तो उनके पास कोई लीगल नॉलेज नहीं था। और लीगल नॉलेज रखने वाले केवल गांधी जी ही थे, और दूसरा कोई लॉयर वहां अवेलेबल नहीं उनको हो पाता था। जो भी था लॉयर व्हाइट लॉयर था। तो अब उस गांधी जी से उन्होंने हाथ जोड़ के विनती की कि आप हम लोगों के खातिर 1 महीना साउथ अफ्रीका में आप रह जाइए प्लीज। अब गांधी जी उनके इस अनुरोध को नहीं टाल सकते थे, तो गांधी जी तैयार हो गए। और वही गांधी जी जो 1893 में गए थे, 1894 में उनका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो रहा था और 1 महीने के लिए रुके, उसी 1 महीने के बजाय वह 20 वर्ष रुक गए और लौटे इंडिया 1915 में। तब उनकी उम्र थी 45 वर्ष। जब वो गए थे तब उनकी उम्र कितनी थी अनुमान करिए, और जब लौटे तब उनकी उम्र कितनी थी? तो 45 वर्ष की उम्र में तब वो लौटे यहां। तो मैं आपको बताना चाहता कि एक्चुअली गांधी जी जब साउथ अफ्रीका में 1 महीने के रुकने के लिए कहा, तो इन्होंने 2 तरह का तरीका अपनाया। जैसे इनका 2 फेज में मूवमेंट चला। एक फेज में मूवमेंट चला 1894 से लेके 1906। तो 1894 से 1906 का उनका पहला फेज है साउथ अफ्रीका का। ये तुम्हारे इस पर क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये बस तुम्हारे जिज्ञासा के लिए मैं बता रहा हूं। तो 1894 से 1906 में उन्होंने प्रतिवेदन की राजनीति अपनाई, माने पॉलिटिक्स ऑफ पेटिशंस। पेटिशंस में वो क्या करते थे, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को लंदन में पिटीशन भेजते थे कि देखिए अन्यायपूर्ण कानून है, इसको रद्द करवाइए, क्योंकि उनका भी तो प्रभाव साउथ अफ्रीका पर था। और दूसरा एक पिटीशन भेजते थे, वे भेजते थे पिटीशन साउथ अफ्रीका का सेंट्रल गवर्नमेंट को कि देखिए आपका नेटाल की सरकार ने इतना अन्यायपूर्ण कानून बनाया है, उसको रद्द करवाइए। और तीसरा नेटाल की सरकार को प्रतिवेदन भेजते थे कि देखिए आप इस कानून को रद्द करिए, आपका कानून अन्यायपूर्ण है। तो 1894 से 1906 तक उन्होंने मुख्य रूप से प्रतिवेदन या पिटीशन की राजनीति चलाई। 1906 तक जब बात नहीं बनी, तब गांधी जी ने शुरू किया सत्याग्रह आंदोलन। तो 1906 से 1914 तक सत्याग्रह आंदोलन वहां चलाया, जिसकी चर्चा हम सत्याग्रह क्या है मैं बताऊंगा। तो सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी को सफलता मिली और अंत में साउथ अफ्रीका की में नेटाल की सरकार को अपना कानून रद्द करना पड़ा। तो गांधी जी की पूरे विश्व में ख्याति हुई। लेकिन गांधी जी पूरे विश्व विख्यात तो हो गए, लेकिन अपने घर में उनका डिसग्रेस हुआ। उनके बड़े भैया ने, मैं एक पुस्तक में पढ़ा था, जो गांधी जी के बड़े भैया ने कहा कि तुमने परिवार को धोखा दिया है, क्योंकि अब उनको उम्मीद लग रही थी कि वे साउथ अफ्रीका से कुछ अर्निंग करके आएंगे, कुछ पैसे कमा के आएंगे, तो घर के जो कर्ज वर्ज हैं वो कर्ज वर्ज दूर होगा। और जो कर्ज लिया गया था उसमें उनका भी पढ़ाई एक कारण था। लेकिन वो क्या वहां से आते, वो तो देश के खातिर अपने आप को झोंक दिए हुए, देश के खातिर नहीं, उस समय तो मानवता के खातिर झोंके हुए थे साउथ अफ्रीका में। और यहाँ पर घर वाले उनका इंतजार कर रहे हैं, कुछ पैसे लेके गांधी जी लौटेंगे। गांधी जी आए भी तो सीधे 1915 में, 20 वर्षों के बाद। तो दिस इज द केस। तो ये है गांधी साउथ अफ्रीका के। अब 1915 में भारत में आएंगे और कैसे कैसे पॉलिटिक्स भारत में आरंभ करेंगे। गांधी जी का जो मूल्यांकन होता है, तो मूल्यांकन में एक थियरी है, मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, उसको कहते हैं एक्टर वर्सेस ऑडियंस थियरी। एक्टर वर्सेस ऑडियंस थियरी क्या कहती है? एक्टर वर्सेस ऑडियंस थियरी यह कहती है कि कौन एक्टर कितना महान है। इसका पैमाना यह नहीं होता कि उसकी एक्टिंग कितनी कुशल है, उसका बड़ा पैमाना यह होता कि उसको पब्लिक सपोर्ट कहां तक मिला है। इफ दे आर एंजॉयिंग द पब्लिक सपोर्ट,
मैंने इस फिल्मी दुनिया में एक पर एक दिग्गज एक्टर हुए, लेकिन सुपर स्टारडम राजेश खन्ना को मिला, फिर अमिताभ बच्चन को मिला, फिर शाहरुख खान को मिला। तो अगर सुपर स्टारडम मिला, ऑडियंस ने उसको एक्सेप्ट किया, तो वो महान है। अब गांधी जी को ऑडियंस ने एक्सेप्ट किया, यह अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। और वह ऑडियंस ने, हिंदुस्तान के ऑडियंस ने ही एक्सेप्ट नहीं किया, हिंदुस्तान से बाहर के ऑडियंस ने भी एक्सेप्ट किया। अब समझ सकते हो कि अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसा साइंटिस्ट, जिसको मैन ऑफ 20वीं सेंचुरी की ख्याति मिली, टाइम मैगजीन ने दिया, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने स्वयं लिखा कि इसके गांधी पहले हकदार थे। और गांधी जी के बारे में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने लिखा कि आने वाली पीढ़ी शायद ही कहीं विश्वास करेगी कि हार मांस का कोई ऐसा इंसान इस पृथ्वी पर चला होगा। अब इसके साथ हम गांधी जी के बारे में आपको बताएंगे उदय की परिस्थितियां, और जैसे देखो आपने उदय की परिस्थितियां और गांधी जी के उद्भव की परिस्थितियां, इसको हमने डील किया है। फिर गांधी की विशिष्ट विचारधारा क्या है, उनका विचारधारा के बाद कार्यक्रम क्या है, गांधी की विशिष्ट कार्यक्रम क्या है, अफवाहों की भूमिका क्या है उनकी सफलता में, विश्व राजनीति में, भारतीय विश्व राजनीति में गांधी जी का योगदान क्या है, वर्तमान में गांधी जी के विचारों का महत्व क्या है, क्षेत्रीय आंदोलन यहाँ से चंपारण, अहमदाबाद, खेरा शुरू होगा, इन आंदोलन का निम्नलिखित लाभ सामने आया, फिर रॉलेट सत्याग्रह आंदोलन शुरू होगा, और यहीं पर जाके आपका टॉपिक समाप्त होगा। आज ही मैंने टॉपिक आपको भिजवाया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। कल मैं आके इसको फिनिश करता हूं, और कल शायद आपको 1920 से 1929 का मैटर पहुंच जाए, जिसकी मुझे पूरी उम्मीद है। तो गांधी जी को कल करने के बाद मैं 1920 से फिर आगे बढ़ना शुरू करूंगा। तो आज मैं, अगर आप लोगों का ये आज करवाया नहीं है, ये आज मैं कल पर छोड़ा हूं, आज शुरू कर दिया हूं, और इसको कल पर मैंने छोड़ा है। और आप लोग तब तक इस मैटर को आज रात में पढ़ लीजिएगा। तो मैं बच्चों, आप इन लोगों को कोई क्वेरीज भी है मिस्टर अंकुर? मतलब क्या? शक्ति की? नीलम, तुम क्वेश्चन को थोड़ा क्लियर करो प्लीज, हम क्वेश्चन आपका नहीं समझ पाए। शक्ति की प्रकृति क्या है, मतलब व्हाट डू यू मीन बाय सत्य या शक्ति? मुझे लगता है नीलम कहीं ना कहीं क्वेश्चन में कुछ लोचा है। प्लीज आप दूसरे दिन थोड़ा सा और क्लियर करके क्वेश्चन पूछना। और कोई? तो आज मैं यही रुकता हूं, फिर कल मिलता हूं माय स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू वेरी मच।